जो अभी तक अपने आप को कहीं किसी कैटेगरी में डाल रही थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, कहीं न कहीं उसके मतलब बॉडी में चैलेंजेज़ आने लग जाते हैं, इमोशनली वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हमारे इंडिया में क्या है कि इस टॉपिक को लेके ना कुछ ज़्यादा खुल के बात नहीं होती, कि जैसे हम बेसिकली बात करें जब प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है वुमेन की, तब भी कुछ ऐसे खुल के बात नहीं होती, वो अकेली साइलेंटली सब कुछ बेयर करती रहती है। सिमिलरली जब मेनोपॉज़ की एज आती है, जो होती है अकेले ही सब कुछ बेयर करती रहती हैं। कभी वो कन्फ्यूज़ होती हैं, कई बार वुमन डर जाती हैं कि हम क्या बोलें, कई बार उन्हें ऐसे लगता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, घर वाले ये सोचेंगे कोई ड्रामा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाती। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ ये लाइफ का एक नेचुरल फेज़ है, जैसे आपकी प्यूबर्टी आई थी, उसी तरह से आपकी मेनोपॉज़ भी आपका एक नेचुरल प्रोसेस है, एक फेज़ आई है, बट अगर आप उसको प्रॉपर्ली टेक केयर करेंगे इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली अपने आप को एक कम्युनिटी के साथ बाउंड करके तो आप सारी की सारी फेज़ को ईज़िली टेक केयर कर सकते हैं। तो आगे स्लाइड शेयर करने से पहले थोड़ा-सा मैं अपने बारे में भी आपको बता दूँ। वैसे तो राखी जी ने गीता जी, बता ही ये दिया। आप फुल स्क्रीन कर लीजिएगा क्योंकि फुल अ, स्क्रीन नहीं है। फुल स्क्रीन नहीं आ रही। हम जो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा-सा पहले अपने बारे में बता दूँ। मैं गीता आंगरा हूँ, जैसे राखी जी ने बता ही दिया है कि मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटिक एजुकेटर हूँ। मैंने अभी अपनी एक बुक लिखी है द मिडलाइफ हेल्थ रिसेट जिसमें मैंने सारा यही प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज़ तक की जो फीमेल की जर्नी होती है उसको कवर किया है और वो कैसे टेक केयर कर सकती है। मेरी जो स्पेशलाइज़ेशन है बेसिकली वो गट हेल्थ में और हार्मोनल हेल्थ में है। इसके साथ-साथ मैंने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को उनकी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने में हेल्प की है, मेरे एमपीएस फ्रेमवर्क के थ्रू और मैं एक लेट्स हील इंडिया का एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट हूँ। और इसके अलावा मैंने जो क्वालिफ़िकेशन वाइज़ मैं अगर बात करूँ, मैं बीएससी, बीएड और जेएनआईटी हूँ और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनली क्रेडिट डिप्लोमाज़ किए हैं न्यूट्रिशन में, वेट लॉस में, डाइट प्लानिंग में, गट हेल्थ में। इसके अलावा मैंने जो है मैं फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर भी हूँ, डॉक्टर्स के का साथ काम करती हूँ और आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशन में भी मैंने सर्टिफ़िकेशन की हुई है। और मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके अप्रॉक्सिमेटली 2000 से ज़्यादा लोगों को हेल्प किया है उनके ओवरऑल वेल-बीइंग में। नॉट ओनली फीमेल्स बाकी जो मेरी कम्युनिटी में है मतलब टीनेज से लेके मेल, फीमेल एंड वर्किंग प्रोफेशनल सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो ये छोटा-सा मेरा डिस्क्रिप्शन था। तो अब हम बात करते हैं कि हार्मोन्स की हम जैसे हम मेनोपॉज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो मेनोपॉज़ बेसिकली होता क्या है? देखो जब आप इस एज में होते हो तो आपकी इस एज में जैसे मैंने बोला कि 45 से 55 इयर्स तक की जो एज होती है वो मेनोपॉज़ल एज होती है। तो जब आपके पीरियड्स पूरे 12 मंथ्स तक बंद होते हैं, मतलब आपको कोई भी पीरियड नहीं आ रहे, जैसे आपको कभी-कभी क्या होता है कि आपको 2 महीने रुक गए, 3 महीने रुक गए, लेकिन ये पूरे 12 महीने तक आपको कुछ भी ब्लड का स्पॉट नहीं है, तो दैट इज़ द केस ऑफ मेनोपॉज़। दैट मीन्स आप परमानेंटली आपके पीरियड स्टॉप होने वाले हैं। बट ये एक नेचुरल फेज़ है, डिज़ीज़ नहीं है, ये आपको उसको टेक केयर करके चलना है। जब हम बात करते हैं कि ये मेनोपॉज़ हो कैसे जाता है? देखो क्या है कि हमारी बॉडी में ना हमारे फीमेल बॉडी में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? ओवरीज़ है। ओवरीज़ ही हमारा मतलब हेल्प करती हैं हमें पीरियड्स आने में, हमारी प्रेगनेंसी में हार्मोन्स रिलीज़ करने में। तो ओवरीज़ के अंदर 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। अगर ये दोनों हार्मोन्स कहीं डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाए, तो उस केस में हमारा जो होता है मतलब हमारी जो पीरियड साइकिल होती है डिस्टर्ब होने लग जाती है। बट मेनोपॉज़ एज में क्या है ये बिल्कुल ही ड्रॉप डाउन हो जाते हैं दोनों हार्मोन और हमारी जो पीरियड की साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन एकदम ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बोला है कि आपको 45 से 55 इयर्स तक की एज की बात हो रही है। तो ये एक स्टेजेस में चलता है जो मेनोपॉज़ होता है। एक स्टेज होती है पेरीमेनोपॉज़, दूसरी मेनोपॉज़ और तीसरी होती है आपकी पोस्ट मेनोपॉज़। पेरीमेनोपॉज़ का एज क्या है कि आपके पीरियड्स ना इरेगुलर होने लग जाएँगे। जैसे कभी आपको 1 महीने प्रॉपरली आए, 2 महीने नहीं आए, फिर कोई कभी स्पॉट लग गया, इस तरह की जो एज होती है। तो वो स्टार्टिंग फेज़ होती है और इस टाइम पे जो फेमिनिन बॉडी होती है वो बहुत सारे चैलेंजेस को बियर करती है, वो हम आगे बात करेंगे। मेनोपॉज़ क्या होता है जब आपके पीरियड्स पूरे 12 मंथ्स के लिए स्टॉप हो गए और पोस्ट मेनोपॉज़ क्या है कि जब आपके पीरियड्स स्टॉप हो गए उसके बाद आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो फेमिनिन हार्मोन्स हैं जो आपको टेक केयर कर रहे हैं, वो अब काम करना बंद कर रहे हैं या बहुत ही रिड्यूस हो गए हैं। तो वो टाइम जो होता है वो एक्स्ट्रा केयर का टाइम होता है।
अगर आप अपनी बॉडी को उस समय संभाल लेते हैं, क्योंकि आपका मसल मास लॉस होने लग जाता है, आपकी एंजाइटी आपकी बॉडी में ज्यादा रहती है, आप इमोशनली वीक होने लग जाते हैं, तो अगर आप उस टाइम पे अपने डाइटरी पैटर्न को ध्यान रखें, या आप एक्सरसाइज को ध्यान रखें, जैसे आपकी हमारी कम्युनिटी में आपकी एक्सरसाइज को एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया जा रहा है, और अपने न्यूट्रिशन पैटर्न को ध्यान रखें, तो आप पोस्ट मेनोपॉजल जर्नी को भी इजिली टेक केयर कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कुछ ना कुछ सिम्पटम्स होते हैं जब आप इस एज में होते हैं। सिम्पटम्स क्या होते हैं? अब देखो, हर बॉडी अलग है, सारी बॉडी सेम नहीं है, सारी फीमेल सेम नहीं है। सबकी जर्नी अपनी अलग-अलग है, सबके अपने लाइक एनवायरनमेंट है कि किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, सबकी अपनी कमिटमेंट है, फैमिली प्रेशर है, सबके सब कुछ अलग-अलग है। तो सब ऐसे ही सबके सिम्पटम्स भी अलग-अलग हैं। तो जब हम सिम्पटम्स की बात करते हैं, तो सिम्पटम्स मोस्टली क्या होते हैं? हॉट फ्लैशेस आते हैं आपके, मूड स्विंग्स का केस होता है, स्लीप के इश्यूज होते हैं, वेट गेन जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है मेनोपॉज़ के टाइम पर, जिसको रिड्यूस करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, और वो भी स्पेशली बेली एरिया में, और आपके लो एनर्जी लेवल्स रहते हैं। तो एक-एक सिम्पटम को हम अब डिटेल में लेके चलेंगे। हॉट फ्लैशेस का मीनिंग क्या है? हॉट फ्लैशेस क्या है कि जैसे आपको अचानक ही गर्मी लगने लग जाए, ठीक है? और वो भी ऐसा नहीं है कि गर्मी का मतलब आपको लॉन्ग गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपकी बॉडी से कुछ होगा, झंझनाहट होगी। आपकी बॉडी फील करेगी कि कुछ निकल रहा है आपकी बॉडी से। इवन इनफैक्ट अगर एसी चल रहा है, एसी में भी आप फील करेंगे कि आप कंफर्टेबल नहीं है। कभी आप ब्लैंकेट उतार रहे हैं, कभी ओढ़ रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। घर वाले कह रहे हैं कि एसी बंद करो, आप कहते हो कि नहीं, एसी मुझे चाहिए। ठीक है? ऐसी सिचुएशन होती है, और ये ऐसा नहीं है कि आपको कभी एक बार हो रहा है। मतलब दिन में बहुत बार भी हो सकता है। आपको स्वेटिंग होती है, आप किचन में खड़े-खड़े काम कर रहे हो, अचानक ही आपको ऐसा लगता है ये क्या हो गया? पूरे बॉडी स्वेटिंग हो गई है, आपका फेस रेड होने लग जाता है, आपकी हार्ट बीट तेज होने लग जाती है। ये सारे सिम्पटम्स मैंने अपने साथ बियर करे हैं। बट इसको आपने कोई एक डिजीज नहीं समझना। ये डिजीज नहीं है। ये एक आपकी लाइफ की फेज है, और वो लाइफ की फेज आपको बता रही है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है? तो आपको उसको टेक केयर करना है। इसके साथ-साथ स्लीप के इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। आप रात को सोते हैं, आप टाइमली सो भी गए, तब भी कभी 2 बजे नींद खुल जाती है, कभी 4 बजे नींद खुल जाती है। कुछ भी नहीं होता कि आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ प्रेशर है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप अननेसेसरली बार-बार उठते हो, और नाइट में स्वेटिंग ज़्यादा होने लग जाती है। आप ऑब्वियसली जब आपकी स्लीप पूरी नहीं हो रही, तो उस केस में क्या होगा? आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी। आप हम पूरा दिन आप टायर्डनेस फील करोगे। तो ऐसे इश्यूज़ आते हैं। अगेन, हर बॉडी अलग है, सबके लिए सिम्पटम्स अलग होते हैं। बस मेन कंसर्न हमारा इस सेशन का ये है कि आप इसको एक डिज़ीज़ ना समझें, कि पैनिक ना क्रिएट कर दें कि जैसे मोस्टली लेडीज़ के साथ होता है, इमोशनल होती हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, और घर वाले भी जब आप रोज़ ऐसा कुछ शो करेंगे, तो घर वाले भी कहेंगे इसके साथ तो रोज़ ही ऐसा होता रहता है। तो आपको उसको खुद ही टेक केयर करना है। इसके अलावा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप सॉफ्ट नेचर के हैं, आप घर में ज़्यादा बोलते नहीं थे, बट अब छोटी-छोटी बातों पे आपको गुस्सा आने लग जाता है, आप सैड फील करते हैं, आपको एंग्ज़ायटी रहती है, अभी कुछ काम करना है, ये काम कैसे होगा? जैसे घर में मेड नहीं आई, अब ये काम कैसे होगा? बिना बात के आप प्रेशर क्रिएट करना लग जाते हैं। अगेन, ये आपका दोष नहीं है, क्या है? आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और ये हार्मोनल चेंजेस ही रीज़न है आपके एंगर के, सैडनेस और एंग्ज़ायटी के। तो अगेन, दिस इज अ फेज ऑफ द लाइफ। जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे, ऑक्यूपाई रखेंगे, अपनी डाइट का टेक केयर करेंगे, सारे के सारे इश्यूज स्लोली एंड ग्रेजुअली 4-5 साल में चले जाते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वेट गेन, जो मैं अब बात कर रही हूँ। जैसे आप लेडीज के साथ क्या होता है, मैं तो वही खा रही हूँ, बैलेंस खाती हूँ, मैं तो कुछ खाती ही नहीं, मुझे तो हवा भी लग जाती है। ठीक है? ऐसे इश्यूज होते हैं। रीजन क्या है? आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के रीजन से क्या होता है, जो आपका बेली एरिया है, उस बेली एरिया में आपका फैट जो होता है डिपॉजिट होना स्टार्ट होने लग जाता है। कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा नोट कर रहे हैं कि वो अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन जो बेली का एरिया है उनका बिल्कुल टमी जैसे, कुछ लोगों का तो ऐसे होता है जैसे 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडीज हो, पूरी बॉडी ठीक है ऊपर से, लेकिन बॉडी का जो विसरल फैट वाला एरिया है, जो आपका एब्डोमेन एरिया है, उसमें फैट इंक्रीज हो गया है। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। गुड। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि आप इसको कैसे टेक केयर कर सकते हैं। फिर होता है हमारी सबसे अगेन, एजिंग हो रही है। लोगों को क्या लगता है, मेरे नीज पेन होने स्टार्ट हो गए हैं, मेरे नकल्स में पेन हो रहा है, और मेरे फ्रोजन शोल्डर हो गए हैं, ये सारा क्या है?
मैं एजिंग हो रही है ना, तो हमारी बोन ये होगा ही हमारे साथ। लेकिन अगेन एजिंग तो हो रही है, ऑब्वियसली एक एजिंग प्रोसेस है, आपके रिंकल्स भी पड़ेंगे, हेयर भी ग्रे होंगे, आपको पेन्स भी होंगे बॉडी में, आपके एनर्जी लेवल भी डाउन होंगे, बट इतना ज्यादा नहीं होंगे कि आप 2-3 साल में ऐसे हो जाए कि ड्रास्टिक चेंज हो गया। लोग तो 90-90 100-100 साल तक एक्टिव रहते हैं। तो एटलीस्ट अगर हम उतना नहीं कर सकते कि हम बहुत ज्यादा अपने लिए करें, बट थोड़ा बहुत तो हम अपनी बॉडी का टेक केयर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन्स हैं जो डिटेरॉयड होना स्टार्ट हो गए हैं बॉडी से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ना कैल्शियम की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या होता था, ईस्ट्रोजन वाज द ग्रेट हार्मोन जो आपको हेल्प कर रहा था, आपकी स्किन में हेल्प कर रहा था, आपकी ग्लोइंग स्किन दे रहा था, आपकी एनर्जी लेवल को मेंटेन कर रहा था, आपका फैट को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो ड्रॉप डाउन होने लग गया है। अब वो ड्रॉप डाउन होने की वजह से जो कैल्शियम रिक्वायर्ड था ना, वो आपकी बोन से ही लीच आउट होने लग जाता है। तो बोन से जब लीच आउट हो रहा है, विटामिन डी ऑलरेडी आपका लो होने लग जाता है, तो बोन्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, बोन डेंसिटी वीक हो जाती है। बोन डेंसिटी वीक होने की वजह से आपको बोन्स के चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो नी के पेन हो, चाहे वो आपके एल्बो में पेन है, फ्रोजन शोल्डर के भी, इवन नकल्स वगैरह ये सब है। आटा गूंदने में आपको प्रॉब्लम होती है, स्टेजेस मैंने फेस की हुई है। जब आटा आप गूंद रहे हैं तो ये जो आपका नकल्स वाला एरिया है बहुत पेन करता है, ठीक है? आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, सब लोग आराम से चल रहे हैं, आप सीढ़ियां चढ़ने में आपको दिक्कत होने लग जाती है, अचानक पटाखे बजने लग जाते हैं आपके जॉइंट्स के बीच में। सिमिलरली आप हील नहीं पहन पाते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और अगेन जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो वो क्या कर रहा है, आपकी हार्ट हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से जो भी आपने कैलोरीज ली हैं, कैलोरीज इन एंड आउट का बैलेंस ही नहीं रह पाता। तो जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो आपके आर्टरीज में डिपॉजिट होने लग जाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, फिर आपको ऐसे लगता है मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। ठीक है? तो अगेन क्या है? हार्मोनल चेंजेस है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है कि हमने ये तो बोल दिया कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने क्या ध्यान रखना है अपने एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है। और एक्सरसाइज में भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ वॉकिंग करने से काम नहीं चलेगा इस एज में। आपको स्ट्रेंथन एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जितनी आप मसल्स को अपनी स्ट्रांग रखेंगे उतनी ही आपकी जो जर्नी होगी वो इजी होगी। क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ड्रॉप होने की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट यही आता है कि आपके मसल लॉस होने लग जाता है। वेइंग स्केल पे तो आपको अपना वेट कम लगने लग जाएगा, ठीक है? बढ़ेगा नहीं तो कम भी लगने जाएगा। फैट डिपॉज़िट नहीं हुआ है, आप वॉकिंग करते जा रहे हैं तो वेइंग स्केल पे कम लगेगा, लेकिन मसल मास आपका डिक्रीज़ होने लग जाएगा, एंड दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। क्योंकि जितना आपका मसल मास कम होगा, उतने ही आपको प्रॉब्लम इश्यू क्रिएट होने लग जाएँगे। तो आपको फूड आइटम्स क्या इंक्लूड करने हैं? आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अभी तक जो आपकी जर्नी थी वही रखनी है, बट सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट से ना कार्ब्स को कम करना है। कार्ब्स मतलब जो आप भर-भर के रोटी खाते हैं। हमारे इंडियन कल्चर क्या है कि सब्जी दाल इतनी-इतनी ले लेते हैं और रोटियाँ आप भर लेते हो, राइस आप भर लेते हो। उनको नहीं करना, आपने कार्ब्स को कम करना है और अपनी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट को आपने इंक्रीज़ करना है और मोर एंड मोर फाइबर्स को इंक्लूड करना है। इसके अलावा जो स्पेशल फूड जो लेडीज़ को स्टार्ट कर देना चाहिए, मिल्क, कर्ड, पनीर। ठीक है? अगर आपको मिल्क से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को मिल्क से मतलब लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है, तो वो लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। बट इसके अलावा नॉर्मल मिल्क ना लेके वो बादाम का मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। कर्ड एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है, ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आपकी गट में हमारा जैसे पहले सेशन गट का आपने अटेंड किया हुआ है, तो आपको बताया होगा कि प्रोबायोटिक वगैरह क्या होते हैं। तो कर्ड एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है, जो आपके गट में बैक्टीरियाज़ हैं, उनको खाना प्रोवाइड करता है, उनको हेल्दी रखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितनी गट आपकी हेल्दी होगी, उतने ही आपकी डाइजेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, वो टेक केयर हो जाएँगे। रागी को इंक्लूड कीजिए, तिल को क्योंकि मैंने बताया कि कैल्शियम डिट्रॉयड होने लग जाता है, तो रागी, तिल इंक्लूड करेंगे, तो ये आपके कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जितना आप खा सकते हैं, आप खाने का मतलब ये नहीं है कि खाने ही बैठ जाओ, ठीक है? उसमें आपको पोर्शन कंट्रोल्स पे ध्यान देना है। हर चीज़ जब भी आप खा रहे हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, तो पोर्शन कंट्रोल इज़ द की थिंग। बट आपको डेली अपनी डाइट में रेनबो डाइट रखनी है, ठीक है? कि मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि मैं 5 कलर की चीज़ें खा लूँ। जैसे अगर सपोज़ करो मॉर्निंग में आप बेसन का चीला ही बना रहे हो, तो बेसन का चीला बनाते हुए आप क्या करो उसमें?
अनियन डाल लो, कैरेट डाल लो, कैप्सिकम डाल लो, तीनों कलर की ब्रोकली डाल लो, तो आपके 5-5 कलर चले जाते हैं। कोई भी दिन में 2 फ्रूट खाने की हैबिट डाल लो। दाल को अच्छे इंक्लूड करो, नट्स बहुत ज़रूरी हैं, वॉलनट इस एज में बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेनोपॉज़ल एज में हमारी बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी ठीक से मतलब कहीं न कहीं वो पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ओमेगा 3 अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, जो आपको वॉलनट से मिल रहा है, चिया सीड से मिल रहा है, फ्लैक्स सीड से मिल रहा है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी हमने बात करी है, कैल्शियम डिट्रॉयड होने लग गया है, विटामिन डी आपका नहीं होगा तो ऑब्वियसली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, प्रोटीन को आपको इंक्लूड करना है, एनर्जी लेवल आपके लो होने लग जाते हैं, तो आयरन प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, आप पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं, तो क्लिक कर सकते हैं कि कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, आयरन एंड ओमेगा 3 दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एट दिस एज। चाहे वो आप डाइट से ले रहे हैं, चाहे आप सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बट दिस हैज टू बी इंक्लूडेड इन योर डाइट, क्योंकि अगर ये आपके नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप चैलेंजेस फेस करेंगे ही, चाहे लो एनर्जी लेवल के हों, ठीक है, चाहे आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही है, आप जितना काम कर पाते थे नहीं कर पा रहे, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको इरिटेशन रहती है, अगर ये न्यूट्रिएंट आपकी डाइट में होंगे इस एज में, तो आपको जो सफरिंग होगी वो कम होगी। होगी तो सही, ऑब्वियसली एक फेज है, होगी तो सही, लेकिन जो काम 100 में होना था अगर वो 10 तक रह जाए, तो आपकी जो चीजें हैं वो इजिली हैंडल हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लेना चाहते हैं तो इसकी आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। क्या फूड अवॉइड करने हैं? शुगर आपने अवॉइड करनी है। अब शुगर अवॉइड करने की मतलब ये नहीं है कि हम व्हाइट शुगर की बात कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे आप कुछ भी मार्केट से लेके आ रहे हैं, कुछ पैकेज फूड भी लेके आ रहे हैं, ठीक है? उन पैकेज फूड में आप लिखा होता है शुगर फ्री, ठीक है? बट वो एक्चुअली में शुगर फ्री नहीं होता और कुछ लोग प्रोटीन एज़ अ सप्लीमेंट लेते हैं। उन सप्लीमेंट्स में भी वो वनीला फ्लेवर लेंगे, हम चॉकलेट फ्लेवर लेंगे, तो फ्लेवर्ड चीज़ें कैसे बन रही हैं? वो शुगर को इम्पार्ट करके ही बन रही हैं, तो आपको शुगर को अवॉइड करना है। जितना आप शुगर अवॉइड करेंगे, उतना ही बेटर रहेगा। अगर आप चाय भी ले रहे हैं, तो चाय में भी आप शुगर छोड़ सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं होते तो आप कुछ भी जैसे शुगर के आते हैं कुछ टैबलेट्स आती हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं, बट बेटर है विदाउट शुगर आप स्टार्ट कीजिए। जंक फूड को आपने अवॉइड करना है। जितना आप जंक फूड, जैसे बाहर की आप बात कर रहे हैं, आप समोसा खा लिया, मोमोज खा लिए, चाउमीन खा ली, तो ये जंक फूड को एक्सक्लूड कीजिए, क्योंकि जितना जंक फूड आप खाएंगे तो पाम ऑयल जा रहा है, सॉल्ट उनमें बहुत ज्यादा होता है, वो सारी की सारी चीजें आपको खराब करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स मत लीजिए, एक्सेस टी कॉफी को अवॉइड कीजिए। और एक बात और छोटी, सबसे अच्छा रहता है आपके लिए भी और आपकी पूरी फैमिली के लिए भी, कि आप लेबल रीडिंग की हैबिट डालिए। जब आप मार्केट से कुछ भी लेके आ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इस पैकेट में क्या इंग्रेडिएंट है। 100 ग्राम के हिसाब से होते हैं, कितनी सर्विंग में क्या आपको मिलेगा। तो टॉप टू बॉटम जाइए आप। टॉप में सारे इंग्रेडिएंट हायर लेवल में होते हैं, बॉटम में नीचे होते हैं। तो अगर आप कुछ प्रोटीन भी लेके आ रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटीन की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है। अगर आप शुगर की बात करें, शुगर को शुगर के नाम से नहीं लिखा होता, माल्टोज, फ्रक्टोज ये सारे आपके शुगर की फॉर्म होते हैं। तो आपको सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें निकाली जाती हैं, बट आपको खुद एजुकेट होना है, क्योंकि हेल्थ आपकी है, आपकी हेल्थ है, आपको टेक केयर करना है। जितना आप अपनी हेल्थ को टेक केयर करेंगे, आप इस एज में डिपेंडेंसी आपकी कम होगी, और जितनी डिपेंडेंसी कम होगी उतनी फैमिली हैप्पी रहेगी। ठीक है, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं आपको? वॉकिंग पे ध्यान देना है। अपना एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे 30 मिनट की वॉक तो करनी है। चाहे आपको अगर इवन इनफैक्ट अगर कुछ इस स्टेज पर पेन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, बट स्टिल अगर आप घर में भी वॉकिंग करेंगे ना, बट एक करनी ज़रूर है कि मुझे 15-30 मिनट की वॉकिंग ज़रूर रखनी है। योगा को एक अपना इंटीग्रल पार्ट बनाइए। स्ट्रेस कंट्रोल को ध्यान रखिए, और पानी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम क्या करते हैं, लेडीज़ काम करते-करते इतना बिज़ी होते हैं, ध्यान ही नहीं रहता। कभी 1-2 सिप पी लिया, काम चल गया। लेकिन देखो, हाइड्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, और उन सेल्स के अंदर आपके न्यूट्रिशन को जाना है। वो जाएगा कैसे? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही जाता है। तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जब वो जा रहा है, तो उसको कौन, ब्लड क्या है? पानी का तो पार्ट है। तो पानी आपकी बॉडी में जब अच्छा होगा, तो हर सेल तक खाना पहुँचेगा, और हर सेल तक खाना पहुँचेगा, तो आपको उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी, वो आपको प्रॉपर मिलेगी। तो हाइड्रेशन प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल। 2.5 से 3 लीटर पानी पीने की हैबिट डालिए ही डालिए। और पानी, अगर आपको सादा पानी नहीं अच्छा लगता, अब तो समर हर जगह स्टार्ट हो ही गई है।
तो आप लेमन वाटर, आप इन्फ्यूज वाटर बना सकते हैं, खीरा वगैरह डाल के बना सकते हैं, चिया सीड का पानी ले सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। चिया सीड में आप लेमन और पुदीना वगैरह डाल के बनाओ, डिटॉक्सिफिकेशन की तरह भी काम करता है और आपको हाइड्रेटेड भी रखता है। और जितने आप हाइड्रेटेड रहेंगे, जो जो आपकी बॉडी स्किन में रिंकल्स आने स्टार्ट होते हैं, आपकी ग्लोइंग स्किन होगी, आपको कहीं फेशियल कराने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। आपकी सारी की सारी हाइड्रेशन उसी से मिल जाएगी, क्योंकि बाहर की लुक से ज्यादा आपकी इंटरनल बॉडी ज्यादा मैटर करती है। अगर आप इंटरनली हेल्दी होंगे तो ग्लो अपने आप ही फेस पे रहता है। ठीक है। एक्सरसाइज में जैसे मैंने आपको बता दिया, वॉकिंग, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, क्योंकि मसल मास लॉस हो रहा है ईस्ट्रोजन की वजह से। अगर आप जितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे उतना ही आपको हेल्पफुल होगा। योगा को इंक्लूड कीजिए। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम जाके नहीं कर सकते तो घर में भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सेशन होते रहते हैं, आप उन सेशंस को ध्यान से देखिए, आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ आप, आज की जो एक्सरसाइज हो रही थी उसमें भी बहुत, जब आप लास्ट में आपको स्ट्रेचिंग वगैरह करा रहे थे उस टाइम में भी आपकी फर्क पड़ता है, आपकी स्ट्रेंथन उसमें बिल्ड होती है, स्ट्रेंथ होती है जो बिल्ड होती है आपकी। स्लीप के लिए अगर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँ, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स कम हो रहे हैं, ऑब्वियसली स्लीप डिस्टरबेंस होती है, कभी रात को आप 2 बजे उठ जाते हो, कभी 4 बजे उठ जाते हो। तो सबसे गुरु मंत्र क्या है, अपनी टाइमिंग्स फिक्स रखिए। जैसे आप सेशन में सुबह 7 बजे आ रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, सेम अपने अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप रात को सोने का एक टाइम रखिए, जो भी आपके घर में कंफर्टेबल है, 9 बजे है, 10 बजे है, 10:30 है, बट मैक्सिमम 11 बजे तक। इससे लेट अपनी स्लीप को मत कीजिए। फिक्स टाइम जितना रखेंगे, जितनी आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, उतने ही आपके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस रहेंगे। क्योंकि एक स्टडी ये कहती है कि हमारा जो 10 से लेके 2 का टाइम होता है, हमारी बॉडी की एक सर्कैडियन रिदम है। 10 से लेके जो 2 का टाइम है वो हमारी बॉडी का रिपेयरिंग टाइम होता है। रिपेयरिंग टाइम का मतलब आपने जितनी भी एक्टिविटीज डे टाइम में की हैं, आपके अंदर सेल्स में, टिश्यूज में वियर एंड टियर हुए हैं, वो वियर एंड टियर आपके ऑटोमेटिकली जब आप सोते हैं वो आपके ठीक होने लग जाते हैं। तो 10 से 2 का टाइम अगर आप अपनी, आपको साउंड स्लीप आती है, तो इसका मतलब क्या है, आप हेल्दी हैं, आपकी गट हेल्दी है, आपकी बॉडी में कुछ भी इन्फ्लेमेशन चल रही है, आपकी रिकवरी फास्ट होगी। और फोन को कम से कम यूज रखिए। ठीक है। आज आज हम सोशल ह्यूमन बींग है, हमें फ़ोन चाहिए, लेकिन फ़ोन का मतलब ये नहीं है कि आप सोने से पहले अननेसेसरी रील्स को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आपके काम की है या नहीं है। सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले आप इस ब्लू लाइट को बंद कर दीजिए। जितना आप ब्लू लाइट को बंद रखेंगे, आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है, जो आपको स्लीप में हेल्प करता है, वो हार्मोन आपका एक्टिवेट होगा, और वो हार्मोन क्या हेल्प करेगा, आपको सोने में हेल्प करेगा। जितनी अच्छी स्लीप होगी उतनी रिकवरी फास्ट होगी। और आपने डिनर को लाइट रखिए। 7-8 बजे तक आप क्या कीजिए, अपने डिनर को ले लीजिए। आप जितना डिनर टाइम पे और लाइटली रखेंगे, तो आपकी जो स्लीप होगी वो आपकी अच्छी आएगी, और स्लीप अच्छी आएगी तो आपकी हीलिंग अच्छी होगी। सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको अभी बात की कि हम लेडीज इमोशनल फेजेस से जा रहे हैं, उन इमोशनल फेजेस में कहीं ना कहीं हम अकेले ही लड़ रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर हमारी इस इमोशनल सपोर्ट को टेक करने करने के लिए हमारी फैमिली हमारा साथ देने लग जाए, वो समझने लग जाए कि ये जेन्युइन इशू है, थोड़ा थोड़ा घर के हर लोग हमारे कामों में हेल्प करना स्टार्ट कर दें। हमारे कुछ अगर आज हमारा मन नहीं है, ऐसा भी होता है कि हमारा मन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज मन नहीं है, हम बाहर से खा लेंगे, बाहर से नहीं खा सकते तो हम बना लेंगे। तो ये छोटे-छोटे सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं, एक लेडी को इस फेज़ से बाहर लाने में बहुत हेल्प करते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि एक लेडी ने अपनी पूरी लाइफ, अगर हम मैं 45 टू 55 एज की बात कर रही हूँ, तो इस एज तक आते-आते मोस्टली सारी लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे मेरे भी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है, बच्चों को पढ़ा दिया, अब शादियों के टाइम बच्चों के आगे, बच्चे अच्छी जॉब में सेटल हो गए, तो हम क्या है, हम एक लोनलीनेस फील करते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं हम ऐसा फील करते हैं कि हम पहले तो इतना बिजी रहते थे, टाइम ही नहीं मिलता था, पहले हम कहीं जाने का टाइम नहीं, अब इतना टाइम है कि हम टाइम पास कैसे करें, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं, सेटल्ड हैं, वो जाएंगे अपने काम करेंगे ही, हस्बैंड है उसको काम, उनको काम करना ही है। ठीक है। तो और हम इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं उन हैबिट्स के, कि हमें एक आदत पड़ चुकी होती है अपने आप को, मुझे सुबह उठना है, मुझे इसका खाना पैक करना है, उसका करना है, मुझे उसका ध्यान रखना है, कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कामों में हम लगे रहते हैं। बट इस टाइम पे हम आके एकदम से क्या होते हैं, हर चीज से मतलब लाइट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी साथ नहीं दे रही है। तो इस टाइम पे फैमिली का बहुत रोल, इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो एक लेडी को कैसे सपोर्ट कर सकती है, कि वो जो चैलेंजेस फेस कर रही है उसको समझे, उसको ड्रामा ड्रामा सॉर्ट ऑफ ना लें कि हम ये तो इसके रोज की आदत बन गई है। क्योंकि ये 4-5 साल का फेज होता है, ये कोई एक दिन का नहीं है।
मेनोपॉज़ जब आपको आता है 4-5 साल लगते हैं उन हार्मोन्स को डिट्रॉयड होने में और आपको उस फेज़ तक आने में। तो 4-5 साल अगर आप रोज़ कहेंगे मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो फैमिली क्या सोचेगी ये तो ड्रामा कर रही है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस हो गई है, लेडीज़ को भी अवेयरनेस है और जो मेल्स हैं, अगर इस सेशन में मेल्स भी हैं, उन मेल्स के लिए भी ये है कि इस फ़ेज़ पे हर किसी को फैमिली में सपोर्ट होना चाहिए। अर्निंग इज़ अनदर इश्यू, बट इस टाइम पे घर के कामों में भी सपोर्ट सिस्टम, ताकि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करे लेडी, ठीक है? और हाँ, एक और बात कि अगर कुछ सिम्पटम्स ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेनोपॉज़ तो क्या हो गया कि आपका बिल्कुल ब्लीडिंग बंद हो गई, लेकिन पेरीमेनोपॉज़ स्टेज में क्या होता है कभी-कभी हमारा जो होता है ना, ब्लीडिंग की साइकिल्स ना डिस्टर्ब हो जाती हैं। कभी-कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो उसपे आप कुछ आर-एन-डी ज़्यादा मत करो, ठीक है? डाइट तो आपको लेनी है जैसे मैंने आपको बताया है। उस समय डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करो, ठीक है? कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, उनको पूरी रात नींद नहीं आती। मतलब उनको सारे करके देख लिया, मतलब ऐसा भी नहीं है कि फ़ोन पे बिज़ी रहती है, बट उनकी बॉडी में इतने ज़्यादा हार्मोन के चैलेंजेज़ हैं कि वो सो ही नहीं पा रही। वो रहती भी अकेली हैं, तो बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ थिंकिंग चलती भी रहती होगी। तो इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर ऑल्सो, ठीक है? अगर आपको डॉक्टर को दिखाना है, रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। एक हैबिट बना लो कि 6 और 8 महीने में आप अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएँगे, कि आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में क्या-क्या पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि मोस्टली इस एज में विटामिन डी, विटामिन बी12 और आयरन, ये दिन तीनों चीज़ें तो आपकी डिस्टर्ब रहेंगी ही रहेंगी। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, उनके तो विटामिन बी12 बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है, तो एनर्जी लेवल डिट्रॉयड होने लग जाते हैं। तो अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट रखने के लिए आपको अपने ब्लड के पैरामीटर्स को रीड करना आप ज़रूरी बहुत मतलब एसेंशियल है। मेरे ख्याल से कल हमारा जो सेशन हुआ था इसी के बारे में हुआ था, कि ब्लड रिपोर्ट से आप कैसे अपनी हेल्थ के चैलेंजेस को देख सकते हैं। तो हेल्थ के चैलेंज आप जितनी जल्दी देखेंगे, अपनी डाइट में उन चीज़ों को इंक्लूड करना स्टार्ट कीजिए। नहीं हो पा रहा तो सप्लीमेंटेशन कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? और अपने को प्रॉपर्ली टेक केयर कीजिए। तो फाइनल मैसेज मैं आपको लेडीज़ को यही देना चाहूँगी कि आप ये ध्यान रखो कि मेनोपॉज़ जो है ना, लाइफ का एंड नहीं है। ये एक न्यू बिगिनिंग है। आप सही डाइट, एक्सरसाइज़ और स्लीप और पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ अपनी हेल्थ को टेक केयर कर सकती हैं, क्योंकि हर वुमन की मेनोपॉज़ का अगर अवेयरनेस होगी, ठीक है? तो अवेयरनेस होगी तो ऑटोमैटिकली वो सारे पैरामीटर्स को टेक केयर करने लगेंगी। और होपफुली जो मैंने आज की प्रेज़ेंटेशन दी है, मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आप